Hey lovely people, welcome back to my channel Build a Brain. I am तमन्ना। तो आज से हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम चैप्टर 1 जो कि रहने वाला है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बुक 1 का कवर करने वाले हैं। ओके, सो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को पढ़ने से पहले कोल्ड वॉर की बेसिक चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि इसको पढ़े बिना, इसको थोड़ा सा जानकारी इसके लिए बिना एंड ऑफ बाइपोलैरिटी अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोल्ड वॉर पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो जो बेसिक चीज़ें होंगी वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमारे बिल्ड अप ब्रेन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब कोल्ड वॉर से थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखते हैं जो बेसिक चीजें रहने वाली है। सबको पता है वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 टू 18 में हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद होता है हमारा वर्ल्ड वॉर 2 जो कि होता है 1939 टू 45 में। वर्ल्ड वॉर 2 दो पावर के बीच में वॉर होता है, एलाइड पावर एंड एक्सेस पावर। एलाइड पावर में हमारी रहती है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर, और एक्सेस पावर में रहती है इटली, जापान एंड जर्मनी। एक्सेस पावर हार जाती है, बेसिक सी चीज है, एक्सेस पावर जो है वो हार जाती है और हमारी एलाइड पावर जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जीतती है। एलाइड पावर में ब्रिटेन और फ्रांस को हटा दो, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा, इनकी जो सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा, कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे पास यूएसए और यूएसएसआर एज अ सुपर पावर कंट्रीज इमर्ज होके हमारे सामने आती है। ठीक है, और इन्हीं दो कंट्रीज के बीच में होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड वॉर में किसी भी प्रकार का हथियार नहीं यूज हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट हुआ है। ठीक है, कोल्ड वॉर का मतलब ही होता है आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या रहने वाला है देखते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दो सुपर पावर कंट्रीज इमर्ज होकर हमारे सामने आती है। कौन कौन सी है वो सुपर पावर कंट्रीज? यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है अभी हम वो जानेंगे। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर हमारे सामने आते हैं जस्ट 2 सुपर पावर, और इन्हीं दो कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर होता है। हमने ये पढ़ा, इन्हीं दो कंट्रीज की वजह से हमने पूरे वर्ल्ड को बाइपोलर वर्ल्ड कहा है, और यही है बाइपोलैरिटी। ठीक है, हमारा पूरा वर्ल्ड दो पोल्स में डिवाइड होके रह गया, यूएसए और यूएसएसआर, और इसी को हमने बाइपोलैरिटी कहा है। देन सोवियत यूनियन यानी कि हमारा जो यूएसएसआर है वो क्या है? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद रशिया में इमर्ज होता है 1917 में। इसमें 15 कंट्रीज इंक्लूड होती है, जिसमें कि रशिया, यूक्रेन और जॉर्जिया भी है। ठीक है, तो जो यूएसएसआर है वो सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इसमें 15 कंट्रीज इंक्लूड होती है। अब जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट रहता है जिसकी वजह से कोल्ड वॉर होता है, वो क्या आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था? वो था ये कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कि सारी चीजें, फैक्ट्री हो गई, फार्म्स हो गए, गुड सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है वो स्टेट ओन करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो ये है कम्युनिज्म, इसे ही हम कहते हैं कम्युनिज्म, कि गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन कर रही है, पूरे स्टेट को, कंट्री को रन कर रही है, उसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। इधर ये उल्टा लिखा हुआ है, कम्युनिज्म जो है वो यूएसएसआर फॉलो करता है। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी रहती है कम्युनिज्म, जहां पर जो सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आती है। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से अपोजिट है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कि सारी चीजें जो है, सारी चीजें लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्ट्रीज, फार्म्स, की सारी चीजें
प्राइवेटली ओन्ड होती है और यहाँ पर जो मेन एम रहता है वो यही रहता है कि प्रॉफिट हो, और ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो यूएसए फॉलो करता है। डन। अब आ जाते हैं हम अपने द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर पे। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सोवियत सिस्टम क्या है, गोर्बाचेव, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कॉन्सिक्वेंसेस, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, जिसमें कि हम इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डन। तो आ जाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। स्टार्टिंग वाले पेज पर ही आपको ये पिक्चर देखने को मिल जाएगी। ये पिक्चर है berlin वॉल की। berlin वॉल की ये पिक्चर रहने वाली है। berlin वॉल जो है वो हमारी 1961 में बनाई गई थी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करने के लिए, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्री और कम्युनिस्ट कंट्री को, यूएसए एंड यूएसएसआर को सेपरेट करने के लिए ये berlin वॉल जो है वो बनाई गई थी 1961 में। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 1961 में berlin वॉल को बनाया गया था। ये 150 किलोमीटर लॉन्ग है। 28 ईयर्स तक ये वॉल जो है वो खड़ी रही, बहुत ही ऊंची थी। ठीक है, ये वॉल जो है 28 ईयर्स तक खड़ी रही और 9 नवंबर 1989 में इस वॉल को, berlin वॉल को तोड़ दिया गया। क्यों टूटी ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि रहने वाला है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। इसमें हम यूएसएसआर के बारे में जानेंगे, यूएसएसआर क्या है। ठीक है, जो कि हमने थोड़ा सा भी ऊपर भी देखा है, अभी हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा। यूएसएसआर क्या है, यूएसएसआर के फीचर्स क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, और साथ ही साथ क्या लिमिटेशंस है। एज ये हमारी गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, तो क्या गवर्नमेंट लोगों की जो इच्छाएं है, जो बेसिक नीड्स है, वो पूरी कर पा रही है, तो हम इसमें लिमिटेशंस भी देखने वाले हैं। यूएसएसआर क्या है, हमने अभी देखा था, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद रशिया में आती है 1917 में। रेवोल्यूशन जो है ये जो ये यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म को फॉलो कर रही है। सोशलिज्म मींस कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म सेम है। तो ये कम्युनिज्म को फॉलो कर रही है और कैपिटलिज्म को अपोज कर रही है, और चाहती है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स मिले, मतलब इक्वालिटी हो कंट्री में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाती है, और इसी वजह से वो सारी कंट्रीज को कम्युनिज्म को फॉलो करना पड़ता है, जो कि यूएसएसआर फॉलो कर रही है। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है, उनको भी वही मॉडल को फॉलो करना पड़ता है, और इन्हीं ग्रुप ऑफ कंट्रीज को सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया है। ठीक है, आपके शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड क्या है, सोशलिस्ट ब्लॉक क्या है, तो यही है हमारा सेकेंड वर्ल्ड। फीचर्स की बात करें सोवियत यूनियन की, तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज है, जिसमें कि ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी, प्रोडक्शन सब आ रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो रिमोटेस्ट एरिया से कनेक्टेड है। साथ ही साथ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री है, जो कि सब कुछ प्रोड्यूस करती है, पिन से लेकर कार तक सब कुछ प्रोड्यूस करती है यहाँ की इंडस्ट्रीज। दो उनकी क्वालिटी जो है वो वेस्ट से, ठीक है, यानी कि हमारी यूएसए से मैच नहीं करती, बट स्टिल हर चीज जो है यूएसएसआर में प्रोड्यूस हो रही है खुद की ही इंडस्ट्रीज में। सोवियत यूनियन इंश्योर करती है अपने लोगों के, अपने सिटीजन्स के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। साथ ही साथ बेसिक जो चीजें होती है, बेसिक नेसेसिटीज जो है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, और अलग अलग वेलफेयर स्कीम जो है वो अपने सिटीजन्स के लिए लेके आती रहती है। यूएसएसआर के लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ ऐसी लिमिटेशंस रहने वाली है। देखो, हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लोगों का ज्यादा वो नहीं है, रोल नहीं है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही है, ठीक है, वो अपोज नहीं कर सकते। सेकेंडली, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है। थर्डली, डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, थर्डली डेमोक्रेसी नहीं है। एंड फोर्थली, यहाँ पर लोगों को फ्रीडम नहीं है कि वो बाहर की इंफॉर्मेशन को जाने। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है, यूएसए में क्या चल रहा है, या बाकी कंट्रीज में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, और यूएसएसआर कितना पीछे है।
जो लीडर्स उन्हें बता रहे हैं लोगों को, वो उन्हें वही चीजें जो है वो पता चल रही है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है यूएसएसआर के जो बहुत ही ज्यादा मेजर है। अभी सुनने में ऐसा लग रहा है कि सब फीचर्स तो इतने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन नहीं, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, लोगों के पास अपोजिशन पार्टी नहीं है कि अगर कुछ गवर्नमेंट कुछ भी गलत करे तो कोई अपोज करने वाला हो, नहीं है। ठीक है, तो यही था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा रहने वाला है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन में हम सबसे पहले जानेंगे गोर्बाचेव है कौन और इनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है। ठीक है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे होता है ये हम जानने वाले हैं इस टॉपिक में। माइकल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, 1985 में बने थे। यूएसएसआर के सिस्टम का रिफॉर्म हो, वो ये चाहते थे। कैसा रिफॉर्म लाना चाहते थे गोर्बाचेव? यूएसएसआर को इंफॉर्मेशन से एब्रीस्ट रखना चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि हर एक सिटीजन को पता हो कि बाहर के दुनिया में क्या चल रहा है, लाइक बाहर की कंट्रीज में क्या चल रहा है। साथ ही साथ वो वेस्ट के साथ यानी कि यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते थे और साथ ही साथ डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। लेकिन इस चीज में उनके खुद के जो पॉलिटिकल जो बाकी लीडर्स थे उनकी पार्टी के, उन्होंने ही उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आज तक वो ही सब चीजें जो है वो रन करते हुए आ रहे हैं। सारी चीजें जो है गवर्नमेंट रन कर रही है, तो वो क्यों चाहेंगे कि डेमोक्रेसी आए और लोगों के पास उनका हक पहुंचे, राइट? तो ऐसा होता है। इसी वजह से कूप होता है 1991 में, जो कि इंकरेज होता है बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। ओके, पीपल ने अब यहाँ पर एक तरफ उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, अलग लीडर्स जो दूसरे लीडर्स थे वो उन्हें अपोज कर रहे थे, और दूसरी तरफ अब लोगों ने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया था। लोगों को पता चल गया था कि डेमोक्रेसी वाला सिस्टम कितना अच्छा रहता है। ठीक है, इसी वजह से अब वो नहीं चाहते थे कि ओल्ड रूल जो कम्युनिस्ट पार्टी का पहले चलता हुआ आ रहा है वो दोबारा फॉलो करना पड़े। बोरिस येल्सिन एज अ नेशनल हीरो निकल कर आते हैं, मर्ज होते हैं, और इसी वजह से इसी लड़ाई झगड़े में कि डेमोक्रेसी दोबारा वापस आए, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर्स चाहते ही नहीं है कि डेमोक्रेसी आए वहां पर, और रिफॉर्म ये जो सिस्टम रिफॉर्म हुआ था वो फॉलो हो आगे। इसी वजह से दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन जो 3 मेजर रिपब्लिक्स होती है यूएसएसआर की, जो कि है रशिया, यूक्रेन और बेलारस, ये तीनों रिपब्लिक्स जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि सोवियत यूनियन जो है वो डिसबैंड हो चुका है। यानी कि वो जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो है 15 कंट्रीज से बनके मिला था वो अब डिसबैंड हो चुका है। ये तीनों कंट्रीज उनका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि टूट चुका है यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेट हो चुका है। Capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-communist republics. अब जब सोवियत यूनियन जो है वो डिसबैंड हो चुका है, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होता है आगे? अब आगे क्या होता है? कैपिटलिज्म, यानी कि जो यूएसए मॉडल फॉलो कर रहा है, आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, जिसमें जो लोग हैं वो ही ओन कर रहे हैं चीजों को, ये आता है यहाँ पर प्रॉफिट लाने की कोशिश होती है, और डेमोक्रेसी आता है पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स में। CIS बनता है जिसकी फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये बनता है। रशिया अब सक्सेसर बन जाता है सोवियत यूनियन का। ठीक है, द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरीड। तो यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, वो डिसबैंड हो जाता है गोर्बाचेव की वजह से। ठीक है, माइकल गोर्बाचेव की वजह से, और उनकी भी, वो तो अच्छा चाहते थे बट उल्टा हो गया। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। इसमें हमें पता चलेगा मेनली कि सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन था, क्यों उनके लीडर जो है, पार्टी लीडर जो है वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ लोगों को तो गोर्बाचेव लोगों का अच्छा ही चाहते थे, फिर भी लोगों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर हम यही चीज को पढ़ेंगे। The internal weaknesses of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the system.
सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो थे वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके थे, जिस वजह से वो अपने लोगों की, अपने सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो बिल्कुल भी रिसोर्सेज जो थे वो नहीं बचे थे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है वो वॉर के लिए, मिलिट्री रिसोर्सेज के लिए, मिलिट्री आर्सेनल के लिए, न्यूक्लियर के लिए या सैटेलाइट के लिए, इन सब की डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो यूज हो रहे थे। और इसी वजह से जो स्टेट पर बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन पड़ जाता है। जो बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट पूरी कर रही थी अपने लोगों की, अब वो भी पूरी नहीं कर पाती है। लोगों के पास काम नहीं होता, लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोगों के पास ढंग से खाना नहीं होता, तो वो क्यों गवर्नमेंट का साथ देंगे, है ना? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपनी सारी रिसोर्सेज, अपने सारे पैसे जो है वो वॉर पे, अपने वॉर को जीतने के लिए लगा दिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो अपनी अपनी मिलिट्री के पे लगा दिए। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे उनको ज्यादा नॉलेज मिल गई थी इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट की। ठीक है, पहले उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिल गई है तो वो एकदम शॉक हो गए थे और उनको ऐसा फील होने लग गया था कि हमें तो अपनी गवर्नमेंट से धोखा मिला है। हमें ये आज तक ये कहा गया था कि वेस्ट जो है, यूएसए जो है वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है, उनकी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जब वो खुद देखते हैं, इतने सालों बाद देखते हैं कि यूएसए कहाँ पहुंच गया है और यूएसएसआर कहाँ पहुंचा हुआ है, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए हैं और उन्हें एक शॉक लगता है। ठीक है, कि उन्हें अपनी ही गवर्नमेंट से धोखा मिला है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी सोवियत यूनियन जो है बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी सोवियत यूनियन की। और नेशनलिज्म जो है वो एक बहुत ही मेजर रीजन है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। ठीक है, रिपब्लिक्स में जो अलग अलग रिपब्लिक्स है, लाइक रशिया या बाल्टिक रिपब्लिक जिसमें कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आता है, यूक्रेन, जॉर्जिया, और जो दूसरे रिपब्लिक्स थे उनके मन में नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई थी कि हमें अपने देश को इन पॉलिटिकल लीडर्स से बचाना है, क्योंकि ये तो हमें धोखा दे रहे हैं, हमें बेसिक नीड्स भी हमारी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो वो नेशनलिज्म की भावना इनमें जागृत हो गई थी और यही सबसे इमीडिएट कॉज है डिसइंटीग्रेशन का यूएसएसआर की। ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना और समझ लेना। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे डिसइंटीग्रेशन की, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। अब डिसइंटीग्रेशन तो कर लिया इन्होंने, नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई और डिसइंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अब आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, आगे क्या रिजल्ट होता, क्या मिलता है, क्या सब कुछ ठीक रहता है या और ही ज्यादा बिगड़ जाता है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं डिसइंटीग्रेशन के? कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो किसके बीच में कोल्ड वॉर होगा? अकेले यूएसए बच गई, है ना। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट यानी कि वही कोल्ड वॉर खत्म हो गया। मिलिट्री अलायंस हैज बीन एबॉलिश्ड एंड डिमांड अरॉज फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। देखो, अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद ही इन्होंने कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। लोगों के मन में तो यही था ना कि अभी हुआ वॉर, अभी वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, है ना। तो अब पूरा वर्ल्ड चाहता था कि पीस हो, शांति हो और सिक्योरिटी हर जगह बनी रहे, कोई भी वॉर नहीं हो, अब सिर्फ और सिर्फ शांति हो, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन जो है वर्ल्ड वॉर 2 में देख लिया था इन लोगों ने। मल्टीपोलर सिस्टम जो है वो सरपास्ड हुआ कि जो बाइपोलर वर्ल्ड हमारा बन गया था वो नहीं हो, हर एक कंट्री जो है अब आगे आए, अपना रोल जो है वो पूरा करे। यूएस became the sole superpower and capitalist economy became dominant at international level। अब देखो, यूएसएसआर हट गया, बचा कौन? यूएसए। तो यूएसए जो है वो एक अकेली सुपर पावर बच गई थी, ठीक है, और ये डोमिनेंट कंट्री बन गई थी एट इंटरनेशनल लेवल। न्यू कंट्री जो है वो इमर्ज होती है विद इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस कि हमें अपनी कंट्री को अच्छे से रखना है और इंडिपेंडेंट बनाना है विद डेमोक्रेसी। डन। 5th टॉपिक हमारा रहने वाला है शॉक थेरेपी।
इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिगाइम्स। शॉक थेरेपी का क्या मतलब है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। शॉक थेरेपी का मतलब है सोशलिज्म। मैंने बताया सोशलिज्म और कम्युनिज्म में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेम है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म सेम है। तो एक मॉडल जो है वो फॉलो किया गया जिसमें कि कम्युनिज्म को चेंज किया गया, शिफ्ट किया गया टू कैपिटलिज्म, और इसे ही हमने कहा है शॉक थेरेपी। अब ध्यान से इसको पढ़ना, द मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम सोशलिज्म यानी कि कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, कहा इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया एंड ईस्ट यूरोप, that was influenced by the IMF is known as shock therapy। इसे ही हम कहते हैं शॉक थेरेपी, जो कि हमने डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो यूएसएसआर ने कदम उठाया, यूएसएसआर मतलब अब तो यूएसएसआर के अंदर नहीं है, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया या ईस्ट यूरोप वाली कंट्रीज ने ये एक कदम उठाया कि वो कम्युनिज्म से अपने मॉडल को शिफ्ट करेंगे टू कैपिटलिज्म। इसे ही हमने कहा है शॉक थेरेपी। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, अब इन्होंने एकदम से तो चेंज कर लिया। खुद सोचो, एक कंट्री जो है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है बहुत सालों से, मतलब उन्हें आदत पड़ गई है कि वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहे, राइट। उन्हें इतनी आदत नहीं है कि वो मेहनत कर पाए। अब एकदम से उन्होंने सारा सिस्टम को चेंज कर दिया, तो क्या रिजल्ट रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे शॉक थेरेपी के, वो अब हम देखेंगे। In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies। अब रशिया में क्या होता है, 90% रशिया के इंडस्ट्रीज जो है वो सेल के लिए मतलब सेल के लिए लगा दी जाती है टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। इसे हमने द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री से हमने कहा है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी रशिया की या यूएसएसआर में जितनी भी अदर कंट्रीज थे, उनके जो लार्जेस्ट वैल्यूएबल, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी वो अंडर वैल्यूड हुई और थ्रो अवे प्राइसेस पे बेच दी गई, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ। द सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। पहले यूएसएसआर में क्या रहता था कि उनका एम था सोशल वेलफेयर का, इक्वालिटी का, लेकिन एकदम से कैपिटलिज्म लाने से वो सोशल वेलफेयर का जो एम था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और यहाँ पर प्रॉफिट चलता है, ठीक है, जिससे कि लोगों को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। The value of the ruble, the Russian currency declined dramatically। रशियन करेंसी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही जल्दी से डिक्लाइन कर जाती है। The withdrawal of गवर्नमेंट सब्सिडीज भी बिल्कुल खत्म हो जाती है और इस वजह से लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल पॉवर्टी का सामना करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो गरीबी का सामना करते हैं इसी टाइम पर। There was now great economic inequality between people। कुछ लोग बहुत अमीर है क्योंकि उन्होंने सारी इंडस्ट्री जो है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खरीद ली, प्रॉफिट हो गया उनका, थ्रो अवे प्राइसेस पे खरीद ली, और जिन्होंने वो इंडस्ट्रीज को बेचा है, ठीक है, या फिर जिनको कुछ भी इंडस्ट्रीज नहीं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं मिली, कोई भी लैंड नहीं मिला, वो बिल्कुल ही गरीब। तो गरीब बहुत ही गरीब हो गया, अमीर बहुत ही अमीर हो गया। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि शॉक थेरेपी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिल्कुल भी जो ये ट्रांसमिट हुआ है हमारे सिस्टम का वो बहुत ही ज्यादा गंदा रिजल्ट लेके आता है यूएसएसआर में। यूएसएसआर हम नहीं कह सकते अब इसको क्योंकि अब तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठाया गया है तो छोटे मोटे मतभेद नहीं होंगे, हर जगह छोटी छोटी जो है लड़ाइयाँ चल ही रही होती है। कोल्ड वॉर दो कंट्रीज के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो अंदर ही अंदर
छोटी छोटी डिस्प्यूट जो है वो चल ही रही थी, लड़ाइयाँ जो है वो चल ही रही थी। वो क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। इन रशिया टू रिपब्लिक्स, दो रिपब्लिक्स रशिया में हैड वायलेंट सेसेशन मूवमेंट, ठीक है। सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान जो है वो विटनेस करता है सिविल वॉर को, जो कि 14 ईयर्स तक चलता है, 2001 तक। Central Asian republics are areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit. East Europe में सिजोस्लेविया स्प्लिट हो जाती है दो में, ठीक है, दो पार्ट्स में, और अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो बना लेती है। एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लेविया में होता है। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस, बहुत सारे प्रोविंसेस इनके बन जाते हैं, लाइक क्रोएटिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया। ऑल्सो हेर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। तो जो एक साथ रहते थे, जो एक ही पार्ट था, उनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिविल वॉर यहाँ पर हुए हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे भी और कोल्ड वॉर के लाइक यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। So India has maintained good relations with all post-communist country, but the strongest relations are still between Russia and India. तो इंडिया ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि वो लड़ाइयाँ कर रहा है इधर जाके उधर जाके, हमने आप लोगों ने भी कभी आज तक ऐसा सुना नहीं होगा कि इंडिया पहल कर रहा है किसी वॉर की, राइट। तो यहाँ पर इंडिया जो है सबके साथ अच्छे से, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन जो है वो बना के रखता है, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन होता है वो रशिया और इंडिया के बीच में होता है। कैसा रिलेशन है? इंडो रशियन रिलेशंस आर embedded in a history of trust and common interest and are matched by popular perceptions, right? जो इंडिया और रशिया का रिलेशन है वो एक कॉमन इंटरेस्ट और एक ट्रस्ट के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। इंडियन हीरोज जो है राज कपूर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, ये रशिया में हाउस होल्ड नेम्स हैं, एंड मेनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज में भी हाउस होल्ड नेम्स रहते हैं, लाइक। तो इसका ये मतलब है कि जो रशिया के लोग हैं वो हमारी फिल्म्स को, हमारी मूवीज को, अमिताभ बच्चन जी की मूवीज हो गई, राज कपूर जी की मूवीज हो गई, तो वो उनको अच्छे से, मतलब दिलचस्पी से देखते हैं, राइट। सो रशिया एंड इंडिया शेयर विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये चाहते थे मल्टीपोलर वर्ल्ड आए। 80 बिलेटरल एग्रीमेंट्स जो है वो साइन हुए हैं इंडिया और रशिया के बीच में, ये बहुत होते हैं, ठीक है। और and Russia as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. India stands to benefit from its relation with Russia on issues like Kashmir, energy supplies हो गया, information share हो गया, international terrorism का, access to Central Asia and balancing its relations with China. ये विद है। Russia stands to benefit from its relation because India is the second largest arms market to Russia. फॉर रशिया, तो रशिया भी ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है रशिया के साथ होने का, बट रशिया को भी बहुत बेनिफिट मिलता है इंडिया के साथ होने का, बिकॉज इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए। ओके, so this is all about this video, this chapter, the end of bipolarity. If you like this video then please like, follow and comment. अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए एंड नोट्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे हम पूरे सिलेबस को कवर करवाने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आने वाली है। थैंक यू।